नमस्कार। आज रुड़की विधायक श्री प्रदीप बत्रा जी हमारे साथ हैं शख्सियत कार्यक्रम में। आप सभी का स्वागत है। विधायक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पूछना चाहूँगा कि आप हालांकि गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं, आपका केवल व्यवसायी थे आप, और समाज सेवा का जब आप क्षेत्र में कदम रखा तब आपने एक निर्दलीय नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में पहला पड़ाव शुरू किया राजनीति का। फिर आप कांग्रेस में रहे, आज भाजपा में हैं, लेकिन जो आपकी इमेज है वो नॉन कंट्रोवर्शियल लीडर के रूप में है। राजनीति से ऊपर उठ करके आम आदमी के बीच की इमेज है। तो मैं पूछना चाहूँगा कि आप किस तरह से सामंजस्य बैठाते हैं व्यापार में और राजनीति में? सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करना चाहूँगा और आपके चैनल को भी नमस्कार करना चाहूँगा कि मुझे यहाँ पे आने का मौका मिला और आपके सानिध्य में बैठने का मौका मिला। गोपाल जी, देखिए, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि व्यवसाय करने वाला व्यक्ति ज़्यादा अच्छी समाज सेवा कर सकता है। केवल राजनीति करना एक अलग चीज़ हो गई और व्यवसाय के साथ राजनीति करना एक अलग चीज़ हो गई। तो मैंने जो राजनीति में आया हूँ व्यवसाय के रूप में ही आया हूँ। जैसे आपने अभी कहा कि व्यवसाय था मेरा, व्यवसाय मैं कर भी रहा हूँ और व्यवसाय को हमने लगातार बढ़ा भी रहा हूँ। व्यवसाय करना, मेहनत करना, लोगों को रोजगार देना, ये हमारा धर्म है, हमारा कर्म है। तो कर्म हमारा करना और हमारा धर्म है सेवा करना लोगों की। तो मैं इसी तहत काम कर रहा हूँ और सेवा जहाँ तक मेरे से बन सकती है, 15 साल से मैं रुड़की की सेवा कर रहा हूँ और लगातार जो मेरे से हो सकता है वो मैं कर रहा हूँ। आप देख ही रहे हैं शहर में जो काम चल रहा है लगातार। तो सामंजस्य बनाना, मैं समझता हूँ कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप में पेशेंस है, आप में इच्छा शक्ति है काम करने की और आप उसको करना चाहते हैं, तो आप निश्चित रूप से कोई अगर लक्ष्य बना लेता हूँ उसे पूरा करेंगे और काम भी निश्चित रूप से आपके सभी सफल होंगे। और आपकी सोच अच्छी है, एक सकारात्मक सोच है। रुड़की की पहचान एक इंजीनियर नगरी के रूप में है और मैं कहूँ तो घनत्व की दृष्टि से पूरे संसार में सबसे ज़्यादा इंजीनियर रुड़की के अंदर बसते हैं। और रुड़की एक समय था कि जब जो सहारनपुर जनपद में रुड़की एक तहसील हुआ करता था और इस तहसील को ही हम एक ज़िला कह सकते हैं हरिद्वार के रूप में, लेकिन रुड़की तहसील ही रहा। आपका भी एजेंडा था कि रुड़की ज़िला बनेगा, इससे पहले सुरेशन जैन जी का एजेंडा था आप रुड़की ज़िला बनेगा। आखिर कहाँ कमी रही? रुड़की, ये सच बात है कि शिक्षा नगरी है और इंजीनियरिंग की नगरी जाना जाता है, पर रुड़की की अपनी एक अलग पहचान है। इंजीनियर से लेके एक पहचान रुड़की की और बनी है जब से उत्तराखंड बना है। तो रुड़की एक उत्तराखंड का प्रोमिनेंट सिटी है और रुड़की पर्यटक की दृष्टि से, रुड़की और जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उनकी वजह से, और रुड़की का सौंदर्यकरण और रुड़की का जो जोग्राफी है रुड़की, उसकी वजह से रुड़की शहर जो है बहुत, मैं समझता हूँ कि प्रसिद्ध है। और यहाँ पर जो है लोग चाहते हैं कि रुड़की में रहें, और जो एक बार रुड़की रह जाता है उसको इतना प्यार हो जाता है, या यहाँ का पानी कुछ ऐसा है कि वो चाहता है कि मैं यहीं आकर बस जाऊँ रुड़की में। ऐसा रुड़की की हमारी भूमि है। और रही जिला बनाने की बात, तो ये मांग आपकी जायज़ है कि रुड़की ज़िला बनना चाहिए। रुड़की ज़िला पहले ही बन जाना चाहिए था। जब सहारनपुर ज़िले से अलग हुआ था, उत्तराखंड में आया था, तो हरिद्वार ज़िला बन गया। तो रुड़की और हरिद्वार दोनों ज़िले बनने चाहिए। हरिद्वार ज़िला है ही, रुड़की भी ज़िला बनना चाहिए, क्योंकि रुड़की से हरिद्वार काफ़ी दूर पड़ जाता है। और इसके लिए हम लोगों ने प्रयास भी किया। पिछले जो मेरा टेन्योर था उसमें मैंने माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा कराई कि रुड़की ज़िला बने, और वो होने भी लगा था। जो उत्तराखंड में 4-5 ज़िले और बने थे, रानीखेत बना था, डीडी हाट बना था, तो घोषणा भी होने लगी, पर वो किसी कारणवश कोर्ट में कोई चला गया तो रुक गई। तो अभी वो हमारा एजेंडा है कि रुड़की ज़िला बने, और जब भी इस और सरकार कदम बढ़ाएगी, उत्तराखंड का कहते हैं जिलों का निर्माण दोबारा होगा, तो रुड़की का नाम प्रथम उस पर रखा जाएगा। जी नहीं, जैसा मैं आप अभी तक जितने भी रुड़की क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जगदीश नारायण सिन्हा मंत्री रहे हैं, उसके बाद पृथ्वी वीक्षित मंत्री रहे हैं, राम सिंह सैनी मंत्री रहे हैं, लेकिन ये सब लोग उत्तर प्रदेश के समय मंत्री रहे हैं। इसके बाद उत्तराखंड को सौगात में केवल निरुपमा गौड़ जी मिली मंत्री के रूप में। तो ऐसा क्या कारण है कि रुड़की का व्यक्ति मंत्री नहीं हो सकता? देखिए, मंत्री बनना एक लक्ष्य नहीं होना चाहिए, और रुड़की का विधायक अगर है तो अगर वो काम कर रहा है और सरकार में है तो ये बहुत बड़ी बात है। मेरा ये सौभाग्य रहा कि मैं जहाँ भी इसे विधायक रहा हूँ, सरकार में रहा हूँ, और सरकार में रहते हुए मैंने खूब काम कराए हैं, खूब बजट आया, खूब जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलवाया है। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी बात है कि विधायक जो रुड़की का हो वो सरकार में होना चाहिए। नहीं, तो क्या आप नहीं मानते कि ये रुड़की क्षेत्र की उपेक्षा है? चूँकि यहाँ कम से कम 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, लेकिन एक भी व्यक्ति को मंत्री नहीं बनाया गया। बनना चाहिए, रुड़की से मंत्री बनना चाहिए। सरकार संज्ञान लेगी
ये तो क्या आपने कभी इस तरह की मांग उठाई है या आपके साथियों ने मांग उठाई है कि जो रुड़की क्षेत्र है जिसमें 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और कई कई बार के विधायक यहाँ पर हैं, तो आखिर ये उपेक्षा क्यों है? देखिए, महत्वाकांक्षा होनी चाहिए। महत्वाकांक्षा जिसकी नहीं है तो वो व्यक्ति नहीं है। तो हमारी महत्वाकांक्षा है कि हम भी मंत्री बने, हम भी रुड़की से निकलकर स्टेट की सेवा करें। तो इस बार जब मंत्री का विस्तार हुआ था तो हमने मांग रखी थी पार्टी में और हमने परस्यू भी किया था, तो बहुत हद तक नाम चला भी था। तो अब चांस की बात है सरकार के पास और भी कुछ मजबूरी रही होंगी, किसी और को वादा किया जा चुका होगा, पर ये श्योर है कि अगली बार जब उत्तराखंड में सरकार बनेगी तो प्रदीप बत्रा मंत्री होगा। विधायक जी, आप मुझे बताइए कि अभी कुंभ चल रहा है और कुंभ में जो उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर है, जहाँ पर नारसन बॉर्डर है, नारसन बॉर्डर पर उत्तर प्रदेश की तरफ जो बसें आती हैं तो वहाँ पर उतार करके वो यात्रियों को, और वो यात्री पैदल आ रहे हैं 200 किलोमीटर, और फिर उत्तराखंड में अंदर बस में बैठते हैं और तब वो हरिद्वार जा पाते हैं, तो 3-4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है उनको। तो क्या कहीं बसों में कोरोना है? चूँकि व्यक्ति तो पैदल आ रहा है, फिर भी उसकी तो कोई जाँच नहीं हो रही है, लेकिन बसों को रोक रहे हैं आप। तो क्या ये आम जनता को, कुंभ में जनता को रोकने के लिए क्या ये एक षड्यंत्र नहीं है? देखिए, जो सब कुछ हो रहा है ये क्या कहते हैं, लोग किसी को परेशान करने के लिए या किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। ये सब हमारे और आपकी सेफ्टी के लिए हो रहा है। कोरोना एक ऐसी महामारी है जो पूरे देश में इस टाइम फैल रखी है और महाराष्ट्र में तो विकराल रूप ये ले चुकी है। तो हम चाहते हैं कि हमारी उत्तराखंड स्टेट जो है इससे बची रहे, इसीलिए सब सावधानियां बरती जा रही नहीं, है। सवाल मेरा केवल इतना था, आप मैं शायद, सावधानी- मेरा सवाल ये था कि बसें उतार करके यहाँ पर व्यक्ति आ रहे हैं, तो क्या कोरोना बसों को थोड़ी होगा ना? बसों से उतारकर उनकी टेस्टिंग हो रही है, उनकी रिपोर्ट तो उसी बसों में फिर आ सकते थे वो। केवल उत्तराखंड में ये कहा जा रहा है कि उत्तराखंड में जो आएगा उसका टेस्टिंग हो, वो नेगेटिव हो तो उत्तराखंड में, ताकि और लोगों को संक्रमित ना करे वो। यही लक्ष्य है। इसमें बसों से उतरकर उनकी टेस्टिंग तरीके से हो जाती है और टाइम भी लगता है उसमें, तो इसलिए बसें ना खड़ी रहें, इसलिए सरकार ने खुद बसों की व्यवस्था करी है। प्राइवेट बसें आप देखिए कितनी खड़ी हैं वहाँ पर, सब स्कूलों से बसें मंगाई गई हैं ताकि यात्री को दिक्कत ना, और बसों से वहाँ यात्री को ले जाकर हरिद्वार या जहाँ भी उनको जाना है छोड़ा जा रहा है। तो इसके लिए सरकार के लिए तो मुश्किलें बढ़ी हैं और खर्चा भी सरकार का बढ़ रहा है, पर इस टाइम ये ज़रूरी है। इस टाइम अगर संक्रमण से अगर प्रदेश को बचाना है तो ये सब कदम उठाने पड़ेंगे। नहीं तो क्या आप नहीं मानते कि चुनाव का समय तो फिर ये व्यवस्था होती नहीं है? अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा है, केरल में चुनाव हो रहा है, वहाँ बड़ी बड़ी रैलियाँ हो रही हैं, लाखों लोग जा रहे हैं, उनके लिए तो कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो क्या चुनाव से डरता है कोरोना? देखिए, कोरोना पिछले साल आया था फरवरी मार्च में और काफ़ी हद तक ये ठीक हो चुका था और पश्चिम बंगाल का चुनाव जो है वो डिक्लेयर हो चुका था, चुनाव चल रहा है वहाँ पर। तो ये संक्रमण जो दोबारा दूसरी लहर आई है वो अभी 15-20 दिन से आई है, तो चुनाव बीच में नहीं रोका जा सकता। चुनाव के 4-5 चरण पूरे हो चुके हैं, 3-4 चरण बचे हैं, तो जहाँ हो चुका है, अगर ये चीज़ें लहर जो है चुनाव से पहले आती तो निश्चित रूप से चुनाव रोक दिया जाता है, चुनाव ना कराया जाता। अब अगर ये संक्रमण खत्म होगा तभी किसी स्टेट में चुनाव कराया। चलिए खैर, विषय बदलते हैं। मैं कह रहा हूँ कि आपने गंगा नहर किनारों पर बहुत अच्छा सौंदर्यीकरण कराया है, बहुत अच्छे पार्क डेवलप किए हैं, तो क्या आपका कोई कार्य योजना में ऐसा व्यवस्था है जो रुड़की से हरिद्वार तक जो गंगा नहर है, विशेषकर पुरानी गंगा नहर, उसको आप पर्यटक दृष्टि से नौकायन वहाँ पर हो और लोग एक तरह से पर्यटक की दृष्टि से यहाँ आकर्षित हों रुड़की की तरफ? तो गंगा नहर जो है वो हमारे लिए एक लाइफ लाइन है रुड़की में जो बहती है, और ये बंगलौर से लेकर और आपने देखा होगा कि धनौरी तक जो है चौड़ी हो गई है काफ़ी। ये काम भी एक ऐतिहासिक काम हुआ है जो 40-50 साल में पहली बार हुआ है, क्योंकि अभी तक इसकी बहुत संकीर्ण थी, तो एक गाड़ी केवल निकल पाती थी और उसकी हालत भी बहुत ज़्यादा ठीक नहीं थी। तो अब ये बहुत अच्छी बन गई है, डबल लेन बन गई है और यात्रियों को काफ़ी सुविधा मिल गई है। इसके लिए लगातार प्रयास करें हम लोगों ने, और घाट भी आपने देखा होगा कि चारों घाट जो है हमने कुंभ के बजट में उसको जीर्णोद्धार कराया है, लाइटिंग लगाई है, और जो 2 घाट निगम के लेफ्ट साइड में थे उनको भी हमने, जो बहुत ही ख़राब हालत में थे, उनका भी सौंदर्यीकरण करा है। हमारी इसको लेके बहुत सारी योजनाएं हैं। कैनाल साइड ब्यूटिफिकेशन इस प्रोजेक्ट को नाम दिया है हमने, और इसको पास भी कराया है, और हमारी सरकार से बात भी हुई है कि जहाँ पे भी नहर किनारा है वहाँ पर जो है मैरिन ड्राइव की तरह वॉकिंग पाथ बने, और क्या कहते हैं पार्क्स बने, हॉर्टिकल्चर हो, ग्रीनरी हो, ताकि एक अच्छा दृश्य लोगों के मन में रहे और एक लोग वहाँ पर्यटक दृष्टि से घूमने भी आएँ और एक फील गुड हो। और रही बात कहते हैं कि नौकायन की, और इसके लिए भी हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री थे अभी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उनको मैंने पर्सनली विजिट कराया था सोलनी पार्क में कि जो बैकलॉग वाटर है हमारा, इसमें आप बोटिंग का इंतजाम कराएं और पर्यटक के लिए जो वाटर स्पोर्ट्स हैं उसके लिए आप लोग विकसित करें। तो वो प्रस्ताव भी तैयार है और गवर्नर के भाषण में, बजट में भी आ चुका है वो, और आशा करते हैं कि अगली सरकार में इसको हम लोग बहुत बढ़िया डेवलप करके वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और बोटिंग और कैनोइंग और नोइंग जो हमारे यहाँ बोटिंग का होता है, इसको और ज़्यादा विस्तार रूप से इसको कराया जाए। अच्छा, एक ब्रेक ले लेते हैं अभी, चूँकि हम चर्चा जारी रहेगी, तब तक के लिए नमस्कार।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। हमारे साथ है सक्सेस कार्यक्रम में श्री प्रदीप बत्रा जी, रुड़की के विधायक। हम बात कर रहे थे उनसे, तो बत्रा जी पुनः आपका स्वागत है। और मैं पुनः चाहूँगा कि आप पहले नगर पालिका के अध्यक्ष रहे और कई बार के आप विधायक हो गए हैं, तो जो सपना आपने रुड़की के बारे में सोचा था नगर पालिका अध्यक्ष बनने से पहले, क्या वो सब साकार कर पाए और वो सपने आखिर थे क्या? देखिए गोपाल जी, काफ़ी हद तक मैं उसमें सफल हुआ हूँ। जब मैं नगर पालिका चेयरमैन बनाना था तो रुड़की की जो हालत थी, मैं समझता हूँ कि दयनीय स्थिति में थी। ना तो यहाँ पर सीवरेज लाइन थी, ना यहाँ पानी की लाइनें जो 50 साल पुरानी थी वो जीर्ण शीर्ण हालत में थी, और यहाँ पर रोड्स जो हैं काफ़ी संकीर्ण थी, और कहते हैं जगह जगह गंदगी व्याप्त थी, कच्ची रोड्स थी। तो आज की रुड़की और 15 साल की रुड़की, मैं समझता हूँ कि ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया। इतनी चौड़ी रोड्स बन गई हैं, डिवाइडर्स बन गए हैं, सीवर का प्रोजेक्ट रुड़की में हो चुका है, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट्स बन चुके हैं, पंप स्टेशन बन चुके हैं, पानी की लाइनें सब नई बिछ चुकी हैं रुड़की में, पानी उन पर चालू है, 10-12 ट्यूबवेल्स नए बन चुके हैं, ओवरहेड टैंक्स बन चुके हैं, और रोड्स आप देखिए डिवाइडर्स हैं, उन पर लाइट्स लगी हैं, उनमें प्लांटेशन हुआ है, जगह जगह साइड में फुटपाथ बन के टाइल्स लग गई हैं, जिससे कि शहर में गंदगी ना हो, धूल मिट्टी ना उड़े। फ़ौरन में आप देखिए यही ट्रेंड पे काम किया जाता है कि डस्ट कम से कम रोड साइड्स में हो, जिससे कि डस्ट ना फैले चारों तरफ। तो मैं समझता हूँ कि इतने काम जो पार्क्स डेवलप कर रहे हैं मैंने, और एक ये जो दीनदयाल उपाध्याय ब्रिज बना है, जिसकी वजह से मेन बाज़ार और सिविल लाइन बाज़ार की कनेक्टिविटी हुई, एक जान से निजात मिली। आप देखिए 4-5 साल पुरानी बात है, ज़्यादा बात नहीं, ये जो दोनों पुल थे इन पे 2-2 घंटे जाम लगा करता, 3-3 घंटे स्कूल से छुट्टी हुआ करती थी और बच्चे जो है 2-2 घंटे बाद घर पहुंचा करते थे। आज देखिए कोई जाम की स्थिति रुड़की में नहीं है। और जो हाईवेज़ बने हैं हमारे, जो रुड़की बाईपास बना है, ये तो एक वरदान साबित हुआ है, जिससे कि इंडस्ट्रियल ट्रक्स जो हैं शहर के बाहर से जा रहे हैं। चारों तरफ जो रिंग रोड्स बनी है रुड़की के लिए, मैं समझता हूँ कि एक वरदान है रुड़की के लिए। तो काम इतने काम हुए कि गिनाए जाए तो मैं समझता हूँ कि 1-2 घंटे लग जाएंगे, पर ये मुख्य मुख्य काम जो मैंने आपको गिनवाए, मेरा सपना था कि रुड़की को ग्रीन, क्लीन और स्मार्ट सिटी बनाया जाए। आज रुड़की का हर व्यक्ति जो है वो गर्व करता है कि मेरा शहर मेरा गौरव, माई सिटी माई प्राइड। तो ये नारा लोगों के जहन में, और लोग ध्यान भी रखते हैं, लोग पार्क अडॉप्ट करने के लिए तैयार हैं, लोग सड़कों के किनारे ग्रीनरी करने को तैयार हैं, लोग NGOs आकर अपना जो है हर कॉर्नर को सोचते हैं कि यहाँ पे डेवलप हो जाए, यहाँ सुंदर लगे, यहाँ फुहारे लग जाएँ, यहाँ पार्क बने। लोगों की सोच में बदलाव आया, और लोगों को ये सोचना है कि हमारा शहर रुड़की जो है वो सुंदर बने और स्वच्छ बने और साफ़ बने। और आप देख भी रहे हैं कि रुड़की उत्तराखंड में पिछले 2 सालों से नंबर 1 पोजीशन पे आ रहा है। तो ये कहना है कि लोगों की सोच बदली है। आप भाजपा के विधायक हैं और पिछले 4 वर्ष तक त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तराखंड के, और लेकिन जो सर्वे आया उस सर्वे में सबसे निचले पायदान पर वो पाए गए, यानी फेल्योर चीफ मिनिस्टर उनको कहा गया है। क्या इसी कारण से आपने जो नया चीफ मिनिस्टर बनाए हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, इसलिए बनाया गया कि वो फेलियर थे? देखिए, सर्वे किस आधार पे हुआ ये तो मुझे जानकारी नहीं है, पर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का जो काम करने का तरीका था वो बिल्कुल अद्भुत था, और उन्होंने काम करे हैं। आप देखिए 4 साल में शहर में जो भी काम हुए हैं और जो भी अब हो रहे हैं, ये सब उन्हीं की देन है। उन्होंने बजट पास किए, उन्होंने एक सिस्टम बनाया काम करने का, और बहुत अच्छे उन्होंने काम किए। मैं समझता हूँ जितने भी काम, आयुष्मान कार्ड देखिए, अब आयुष्मान कार्ड पूरे इंडिया में आया, सेंट्रल गवर्नमेंट से आया, और पर उत्तराखंड में अटल आयुष्मान कार्ड के नाम से आया, जिसमें कि हर व्यक्ति को इसका लाभ मिले और हर व्यक्ति इसके लाभ ले सके। ये सिर्फ उत्तराखंड में है, इसमें कोई SC ST नहीं है, कोई इसमें मानक नहीं है, कोई इसमें नहीं है कि जो व्यक्ति भी है जिसके पास राशन कार्ड है वो आयुष्मान कार्ड का लाभ ले सकता है, जिससे कि उसका 5 लाख का इलाज फ्री हो सके। ये सब इन्हीं की देन है, और काफ़ी काम जो है वो कराएं। जो मुख्यमंत्री पद पर रहता है वो काम करता है, उसकी सोच ही रहती है काम करें। अब एक न्यूज़ चैनल सर्वे करे, मैं उसको नहीं मानता कि सर्वे इतनी बड़ी उपलब्धियां थी तो भाजपा हाईकमान ने इनको हटाया क्यों? ये तो हाईकमान का डिसीजन है कि हाईकमान क्या किसको बना रहा है, किसको नहीं बना रहा है। हाईकमान ने जिसको बनाया, हमारे लेवल सर्वर पर ही हम उनसे काम कराएंगे, वो हमारे काम करेंगे। हम तो शहर के जनप्रतिनिधि हैं, काम कराने के लिए 2022 को किस रूप में देख रहे हैं? 2022 लक्ष्य है, और सभी योद्धा की तरह विधायक लगे हुए हैं, और योद्धा जब मैदान में उतरता है तो वो पूरी प्रैक्टिस के साथ और पूरी तन मन धन से उतरता है, और योद्धा को जो है अपने युद्ध की लेकिन जिसके नेतृत्व में युद्ध करना है वो तो नेता बदल दिया आपने। अपने युद्ध को कभी रोकना नहीं चाहिए, उसके जो सिपाही हैं वो युद्ध जिताते हैं। जो सेनापति है उसका तो केवल काम आदेश करने का होता है, पर जो सेनापति है, हम विधायक जो हैं, उन्होंने युद्ध लड़ना है, तो वो लगातार मैदान में वो लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार कहते हैं संघर्ष कर रहे हैं, तो जरूर अपना युद्ध में कामयाब होंगे। अच्छा, आपकी पार्टी के कुछ लोग दावे कर रहे हैं कि बत्रा जी तो पाला बदल लेंगे 2022 तक। देखिए, तो भी आपने कहा कि त्रिवेंद्र को सर्वे के उस पर हटा दिया गया और बताइए पाला बदल लेंगे। ये तो राजनीति की अफवाहें ये उड़ती रहेंगी और लहरें चलती रहेंगी और लोग मज़े लेते रहेंगे, तो मज़े लेने के एक चुटकुले हैं। और जी अच्छा, एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप चूँकि भाजपा के विधायक रहे, आपके कार्यकाल में नगर निगम में
चूँकि नगर निगम में भाजपा ने भी कैंडिडेट खड़े किए थे, तो आखिर नगर निगम में हार का कारण क्या है भाजपा की? देखिए, नगर पालिका चेयरमैन मैं था तब मैंने नगर निगम बनवाया था। रुड़की में नगर निगम बना तो काफ़ी उसमें शहर में तरक्की हुई और बजट आना शुरू हुआ और इसका विस्तारीकरण भी हुआ। जो क्षेत्र थे वो भी इसमें जुड़े हैं। नगर निगम चुनाव में हाँ कहीं चूक हो गई, मैं समझता हूँ प्रत्याशी को लेकर। प्रत्याशी का चेंज है वो थोड़ा गलत हो गया, इसलिए भाजपा सीट हार गई, वरना भाजपा पहले नंबर पर रहती। जी, निश्चित रूप से प्रदीप बत्रा जी ने जो कहा कि चूक हुई, अब ये चूक भविष्य में न हो ये तो हम कहेंगे, लेकिन 2022 में ऊंट किस करवट बैठेगा, रुड़की के अंदर कांग्रेस होगी या भाजपा या फिर बसपा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन हम इतना जरूर कह सकते हैं कि प्रदीप बत्रा जी फिलहाल दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके रुड़की के लिए सोच रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किस शख्स से बात करें तो जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।